आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी प्रेजेंस 20 से ज्यादा कंट्री में है। मकसद क्लियर है, इंडिया के अंदर सारे हिंदू सोसाइटी को एक करके हिंदू राष्ट्र बनाना, और यही हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के कारण इंडिया में हमेशा चर्चे में रहता है। इसके ऊपर कई बार बैन भी किया गया और आए दिन इसका अपोज किया जाता है। पर क्या यह सही है कि इंडिया के अभी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी, जो इंडिया के सारे सिस्टम को हैंडल करते हैं, वो भी जब इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है तो वो आरएसएस के पास जाते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी रिलीजियस और कल्चरल पे बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा के इस स्मरणोत्सव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेडियो सेशन। और क्या यही कॉमन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बीजेपी के लीडर योगी आदित्यनाथ कैरी करते हैं और सारे लीडर इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। आखिर क्या है कनेक्शन बीजेपी और आरएसएस के बीच का? आखिर दोनों की आइडियोलॉजी मिलती जुलती क्यों लगती है? आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करते हैं। इससे पहले हम चलते हैं इतिहास में। 1908 के आसपास जब बंगाल पार्टीशन चल रहा था, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में मौका दे दिया था, जिससे लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे थे और मुस्लिम के पक्ष की बात रखने के लिए मुस्लिम लीग थी। और हिंदू सोसाइटी के अंदर कास्ट डिवीजन के कारण कोई भी लोग यूनाइटेड नहीं था और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। इस गैप को एनालाइज किया बीएस मुंजे जी ने, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और हिंदू महासभा से एसोसिएटेड थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हिंदू की जो सोसाइटी है उसे एक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के सिलसिले में उन्होंने अपने एक शिष्य, जिनका नाम था केशव बलिराम हेगड़े, को नागपुर महाराष्ट्र से भेजा बंगाल में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, और इनको बाद में डॉक्टर जी के नाम से भी जाना गया। ये बंगाल के अंदर पढ़ाई तो करते हैं और उसी वक्त बंगाल रिवॉल्यूशनरी आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं और अनुशीलन समिति के मेंबर बन जाते हैं। और इसी वक्त वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी से और महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो उनसे जुड़ गए थे। पर 1919 के अंदर जब ओटोमन एम्पायर को गिराया गया था टर्की के अंदर और खलीफ को रिप्रेस किया जा रहा था जर्मनी के द्वारा, उसी वक्त इंडिया के अंदर भी मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया था और गांधी जी ने इसका जोर शोर से सपोर्ट किया था। पर ये टर्की में हो रहा था, जिसका सपोर्ट इंडिया से भी मिल रहा था, और ये फुल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था और इंडिया को चाहिए था आजादी यूनिटी के साथ। इस खिलाफत मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से महात्मा गांधी और कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे हेगड़ेवार जी, और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो हिंदू सभ्यता को, सोसाइटी को एक करेंगे और उनके पक्ष की बात रखेंगे। इसके सिलसिले में वो कांग्रेस के मीटिंग्स को अटेंड करते थे और उनके मन में ये विचारधारा बैठ चुकी थी। 1923 के अंदर वीर सावरकर जी की एक पैम्फलेट रिलीज हुई, जिसके अंदर इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व के बारे में बात हुई थी कि हिंदू समाज कैसा है और हिंदू सोसाइटी का मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए। इससे हेगड़ेवार काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो वीर सावरकर से मिलने वाले हैं। 1925 के अंदर वो वीर सावरकर से रत्नागिरी जेल के अंदर मिलते हैं और इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उसी वक्त 27 सितंबर दशहरा के दिन 1925 में एक संघ की स्थापना करते हैं, जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संघ का मकसद साफ था, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और पैट्रियोटिक लीडर्स तैयार करना, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी से, जो इंडिया को आने वाले भविष्य में विश्व गुरु बनाए और लोगों को हिंदू पक्ष के बातों को रख सके। और 1930 के अंदर 26 जनवरी को यही आरएसएस आगे चलकर रिपब्लिक डे के हिसाब से भी सेलिब्रेट करती है। आरएसएस का एजेंडा उस समय यह था कि सिर्फ हिंदू समाज को जोड़ना, और उन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम समाज इंडिया के लिए नहीं है, वो एक्चुअली हिंदूज के लिए थ्रेट है। हालांकि ये दो बातें को आगे चल के नकारा गया और यही दो बात ये दो किताबें लिखी है, जिसका नाम है आरएसएस इन 21st सेंचुरी रोड मैप, और दूसरा गोलवारकर, जो आरएसएस के सेकंड सरसंचालक थे, वो अभी आगे आने वाला है आपको। 1930 के बाद आरएसएस को डिसीजन लेना था कि वो महाराष्ट्र के बाहर कैसे जाएं। इसी कारण से वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हेगड़ेवार जी वहां जाकर एमएस गोलवारकर से मिलते हैं, जो कि वहां पे प्रोफेसर थे और वो गुरुजी के नाम से भी फेमस थे। फाइनली आरएसएस का एक संघ विश्व हिंदू परिषद के कैंपस के अंदर भी दाखिल हो गया। वहां पे डेली सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्री से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल्स बातें और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि इंडिया के लीडर्स फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो सके और इंडिया को आगे ले जा सके।
1937 के अंदर वीर सावरकर जब जेल से रिलीज हुए थे, वो भी आकर आरएसएस के संग में मिले थे और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को वहां के लोगों के माइंड के अंदर डाल दिए थे। इससे आरएसएस का बेस और ज्यादा मजबूत हो चुका था और उन्हें डिसीजन लेना था कि पैन इंडिया में किस तरीके से एक्सपांड करे। 1940 आते आते हेग्रेवार जी की अनसर्कमस्टांस कंडीशन में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद दूसरा सर संचालक बनाना था, ये चीफ होते हैं एक्चुअली आरएसएस के। तो डिसीजन लिया गया कि एमएस गोलवारकर जो गुरुजी हैं उन्हें ही सर संचालक बनाया जाएगा और वो सर संचालक बन गए। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आरएसएस ने जोर शोर से आगे बढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट में कैंपेन किया था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, उस वक्त इधर से जब लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे। उसमें आरएसएस के वॉलंटियर्स ने बहुत सारी सहायता आगे बढ़ाई थी, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देना, रिलीफ का सामान पहुंचाना और उनके मेंटल पीस के लिए हेल्प करना, सारा आरएसएस ने किया था। तो इसी कारण से कांग्रेस और नेहरू जी आरएसएस के इस आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। पर प्रॉब्लम तब आया जब 1948 आते आते नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और आरएसएस के ऊपर आरोप ये लगा कि नथुराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी पॉइंट पे पहली बार आरएसएस को बैन कर दिया गया। हालांकि नथुराम गोडसे अपने ट्रायल में ये कहते हैं कि वो आरएसएस से उस वक्त एसोसिएटेड नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा से एसोसिएटेड थे। पर आप यहाँ ये धीरेन्द्र जी की बुक आप अगर देखेंगे, गांधी एसोसिएशन के मुताबिक उस वक्त आरएसएस के बहुत सारे लोग हिंदू महासभा के अंदर थे और हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग आरएसएस में थे। तो ये बात पूरा तरीके से कह पाना कि नथुराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि नीलांजन मुखोपाध्याय जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस को ज्वाइन करने का कोई फॉर्म नहीं होता है, ना ही वहां से जब निकलेंगे तो कोई फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। यानी जिसको जब मन वो ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ उन्हें डेली सुबह का जो मॉर्निंग रिचुअल है वो फॉलो करना पड़ता है, तो वो संघ से जुड़ जाता है और वो स्वयंसेवक बन जाता है। गोडसे आरएसएस का विरोधी था, गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था। कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद 1949 में आरएसएस के ऊपर से बैन हटा दिया जाता है और इस वक्त तक आरएसएस को एक बात क्लियर समझ में आ चुकी थी कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करने के साथ साथ पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करना जरूरी है। इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए पॉलिटिकल पार्टी उनकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी और उसी वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के लियाकत नेहरू पैक्ट से डिससेटिस्फाइड थे और कांग्रेस के कुछ कॉन्सेप्ट से हटकर वो अपना डिसीजन लेना चाहते थे और वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। पर उनके पास कमी थी तो मैन पावर की। फाइनली श्याम प्रसाद मुखर्जी गोलवारकर से जाकर मिलते हैं तो गोलवारकर जी उन्हें वॉलंटियर देने का प्रॉमिस करते हैं। फाइनली 1951 के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आती है जिसका नाम रखा गया था भारतीय जन संघ और इसके अंदर जो दो बड़े लीडर थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। प्रेसिडेंट बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सेक्रेटरी बनाया गया था दीनदयाल उपाध्याय को। पर 1953 आते आते बीजेएस के प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है और दीनदयाल उपाध्याय अकेले पड़ जाते हैं। उसी वक्त अटल जी और आडवाणी जी मिलकर इसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और बीजेएस एक्चुअली आरएसएस से डायरेक्टली एसोसिएटेड हो जाती है और बीजेएस का कोई भी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल डिसीजन आरएसएस लेना लगता है। यानी यूं कह सकते हैं कि बीजेएस को डायरेक्टली आरएसएस ही कंट्रोल कर रहा था और आरएसएस एकदम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा था, जिसके कारण उनके शाखाएं होते थे गाँव में, गाँव के बाद ब्लॉक लेवल पर हुआ करता था, ब्लॉक के बाद वो डिस्ट्रिक्ट पे जाता था, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो स्टेट पे और सेंट्रल पे। इस तरीके से हायरार्की डिजाइन थी और इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि जो बीजेएस पॉलिटिकल पार्टी थी 1957 के लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें 4 सीटें मिल जाती हैं। 1960 आते आते बीजेएस ने एक नारा लगाना चालू किया काउ स्लॉटर का, जहां पे वो काउ स्लॉटर बैन करने की बात कर रहे थे और ये एक्चुअली आइडियोलॉजी था आरएसएस का। यानी कह सकते हैं बीजेएस इस वक्त आरएसएस बन चुका था। तो कुछ इस तरीके से आरएसएस की पॉलिटिकल एंट्री होती है और आरएसएस पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है और इसके बाद यही भारतीय जनसंघ की एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में। पर ये बदलता कैसे है और भारतीय जनता पार्टी बनता कैसे है, इन सारे चीजों को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।